नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव के नतीजे कल यानी कि रविवार को आएंगे। दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। दोनों सीटों पर दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। आजमगढ़ में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव आमने सामने हैं। हालांकि यहां पर बीएसपी की ओर से गुड्डू जमाली भी चुनावी मैदान में है। तो वहीं रामपुर की बात की जाए तो आजम खां की साख यहां पर दांव पर है। समाजवादी पार्टी से आसिम रजा मैदान में है तो बीजेपी ने घनश्याम लोधी को उतारा है। देखना है कि जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है। चुनाव के नतीजे न्यूज 18 पर आप सुबह 6 बजे से लगातार देखेंगे। सबसे पहले सबसे सटीक खबर नतीजे होंगे आपके सामने। तो कल होंगे नतीजे, कल आएंगे नतीजे। लोकसभा उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर लोकसभा उपचुनाव हुआ। आजमगढ़, रामपुर और दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी की सीटें थी। दोनों ही सीटों को, दोनों ही एरिया को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। बीते विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीट जिस पर समाजवादी पार्टी ने ही कब्जा किया। तो रामपुर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीट जिसमें से 3 पर समाजवादी पार्टी और 2 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। रामपुर में बीजेपी का दावा है कि इस बार आजम की नहीं चलने वाली है। इस बार लोगों का मन बदला है, आजम से मोह भंग हुआ है। और यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव प्रचार किया था घनश्याम लोधी के लिए। तब उन्होंने यही बात कही थी कि बिना किसी भेदभाव के बीजेपी की सरकार सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है। और जो लोग पहले यहां पर अपने अधिकार की बात करते थे वो गरीबों के अधिकारों का हनन करते थे। उन्होंने आजम खां पर इशारों में निशाना साधा कि उन्होंने गरीबों की जमीन हथियाया, गलत तरीके से गलत काम किए और जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा और इस वक्त कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। इन मुद्दों को उठाया गया रामपुर में। आजमगढ़ की बात की जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी सीधे टक्कर इन दोनों ही पार्टियों के बीच में है। गुड्डू जमाली बीएसपी की ओर से चुनाव मैदान में है, लेकिन उनकी मौजूदगी को समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के रूप में देख रहे हैं जानकार। और ऐसे में कह रहे हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही यहां पर मेन फाइट में है। समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में है। उन्हें पूरा भरोसा है कि यादव परिवार को जिस तरह से आजमगढ़ की जनता प्यार देती आई है, समाजवादी पार्टी को प्यार देती आई है, वही प्यार इस बार भी लोकसभा उपचुनाव के दौरान देखने को मिलेगा। और धर्मेंद्र यादव की जीत होगी जो कि नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई के बेटे हैं। बदायूं से 2014 से 19 तक सांसद रहे, लेकिन 2019 में बदायूं का चुनाव वो हार गए। अब जब 2022 में लोकसभा उपचुनाव हो रहा है आजमगढ़ सीट पर, तो यहां से चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी दोनों ही सीटों पर चुनाव प्रचार के दौरान वो चर्चा का विषय जरूर है कि अखिलेश यादव ने आखिर चुनाव प्रचार से दूरी क्यों बनाई और क्या उनकी गैर मौजूदगी का नतीजों पर भी कोई असर हो सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी इस बात को पूरी तरह से खारिज कर रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अखिलेश यादव भले ही यहां मौजूद ना हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का हर बड़ा नेता, पूरा कुनबा रामपुर में भी रहा, आजमगढ़ में भी रहा और नतीजों पर अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी का असर नहीं होगा। अखिलेश यादव दिल से इन दोनों ही जगहों पर जनता के साथ है और जनता भी लगातार समाजवादी पार्टी के साथ ही है। ये दावे हो रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। लेकिन बीजेपी का दावा है कि आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि पिछला लोकसभा चुनाव हार गए थे 2019 में, उनके सामने अखिलेश यादव थे। हालांकि 3 लाख से ज्यादा वोट दिनेश लाल यादव निरहुआ को मिले थे, लेकिन इतने ही वोटों के अंतर से वो अखिलेश से हार भी गए थे। उनका कहना है कि अखिलेश यादव जीते जरूर, लेकिन वो जीतने के बाद भी लोकसभा क्षेत्र नहीं आए, अपने लोगों का सुध उन्होंने कभी नहीं लिया। जबकि दिनेश लाल यादव ने यही दावा किया है लगातार कि हारने के बाद भी वो लोगों के बीच रहे। 2019 चुनाव से पहले भी उन्होंने यही बात कही थी कि भले मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मैं रहूंगा आजमगढ़ के लोगों के बीच। हारने के बाद भी वो रहे और इसी को लेकर उन्होंने एक गाना भी बनाया था कि दिनेश लाल यादव डटा रहा, जबकि अखिलेश यादव जीतने के बाद भी चले गए, छोड़कर चले गए। कोरोना काल के दौरान भी हमने देखा कि अखिलेश यादव भले ही ना हो यहां पर, लेकिन दिनेश लाल यादव लगातार लोगों के बीच थे और यही दावे बीजेपी कर रही
यही है कि लोगों का मन बदला है और अब लोग चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार की तरह ही यहां पर आजमगढ़ में भी जो सांसद हो वो बीजेपी का ही हो और अगले 1.5 साल में 15 साल का काम कर दिखाएंगे। ये दावे किए गए, वायदे किए गए दिनेश लाल यादव की ओर से और एक मौका उन्होंने आजमगढ़ की जनता से मांगा है। अब आजमगढ़ की जनता कितना उन्हें वक्त देती है, कितना मौका देती है, ये तो कल साफ हो जाएगा जब नतीजे सामने आएंगे। या फिर धर्मेंद्र यादव, जिनके चुनाव प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े लीडर मौजूद थे, अखिलेश यादव को छोड़कर, डिंपल को छोड़कर, यहां तक कि गठबंधन पार्टियों के भी बड़े नेता यहां पर मौजूद थे। ओम प्रकाश राजभर भी पहुंचे, जयंत चौधरी भी पहुंचे, उन्होंने भी धर्मेंद्र यादव के लिए चुनाव प्रचार किया। हालांकि शिवपाल यादव भी नहीं आए थे। शिवपाल यादव से जब पूछा गया कि आप चुनाव प्रचार के लिए क्यों नहीं पहुंचे, तो उनका कहना था उन्हें बुलाया नहीं गया, उनके लिए उनके नाम का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ और इसलिए वो नहीं पहुंचे। रामपुर की बात की जाए तो यहां पर सीधे सीधे आजम खां की साख दांव पर है। कहा यह भी जा रहा कि अखिलेश यादव ने आजम खां के कंधों पर ही जिम्मेदारी छोड़ दी रामपुर की कि अब आप ही जीत कर दिखाइए और आप ही मेहनत कीजिए, समाजवादी पार्टी को यहां पर जीत दिलाइए। इसे इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि बीते दिनों अखिलेश यादव और आजम खां के बीच जो मनमुटाव रहे हैं उसका यह नतीजा है कि रामपुर नहीं पहुंचे अखिलेश यादव। एक मंच पर आजम खां के साथ अखिलेश यादव नहीं दिखे। आजम खां ने बार बार चुनाव प्रचार के दौरान यही अनाउंस किया और लोगों से अपील की कि उनकी इज्जत, उनकी साख दांव पर है, उनके चेहरे पर कालिख नहीं पुतनी चाहिए और रामपुर की जनता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जीत दिलाए और एक बार फिर से उनका साथ निभाए। ये बार बार मांग रखी गई, ये बार बार अपील की गई आजम खां की ओर से। ये जो आप मंच देख रहे हैं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, जनसभा की तस्वीर देख रहे हैं, आजमगढ़ में जब जनसभा कर रहे थे, आजमगढ़ में पहुंचे थे जब आजम खां, धर्मेंद्र यादव के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया। रामपुर में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया और आजमगढ़ में भी चुनाव प्रचार किया और इस मंच पर धर्मेंद्र यादव जरूर हैं आजम खां के साथ, लेकिन अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे और यही कहा जा रहा है कि ये दोनों ही लोकसभा सीटों से अखिलेश यादव ने जो दूरी बनाई है, तो यहां पर अग्नि परीक्षा एक तरफ आजम खां की है, दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव की भी है कि अपने बलबूते पर ये दोनों सीटों को वो जीत कर आए। और न्यूज 18 पर आप लगातार आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही लोकसभा सीटों पर मतदान की एक एक तस्वीर आपने देखी और अब आपको हमारे सहयोगी जो वहां मौजूद हैं गणना की यानी कि वोटिंग की भी हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। आजमगढ़ से अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और रामपुर से विशाल सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं। आजमगढ़ का रुख पहले कर लेते हैं। अनामिका, वोटिंग हो चुकी है, नतीजों का अब इंतजार है। आजमगढ़, रामपुर दोनों ही जगहों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। आजमगढ़ की बात करें, तैयारी प्रशासन की किस तरह की दिख रही है? देखिए, जीत के दावों और तमाम चुनावी गहमा गहमी के बीच भारी नतीजों की है और नतीजों के लिए ही आज से जो है तैयारी शुरू हो गई जिला प्रशासन की ओर से। कुछ ही देर के बाद जो जिलाधिकारी आजमगढ़ है वो पहुंचने वाले हैं काउंटिंग सेंटर पे और काउंटिंग सेंटर पे पहुंचकर वो देखेंगे कि कल को लेकर के कल की तैयारियां क्या है, किस तरीके से वहां व्यवस्थाएं की गई हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद जिस तरीके की हलचल बढ़ेगी आजमगढ़ में, उसको देखते हुए जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है अब वो भी किया जा रहा है। प्रयास ये है कि आजमगढ़ हो चाहे रामपुर हो, दोनों ही संवेदनशील जिले हैं, उसको देखते हुए काउंटिंग के बीच कोई अव्यवस्था ना हो, कोई माहौल को खराब करने का प्रयास ना करे। तीनों प्रत्याशियों को बैठने की व्यवस्था, साथ ही उनके समर्थक और साथ में एक उनके साथ और भी व्यक्ति हो सकते हैं जो काउंटिंग सेंटर पे मौजूद होंगे। काउंटिंग चलती रहेगी, उसके बीच में जो प्रत्याशी हैं वो वहीं मौजूद रहेंगे, लेकिन इसके बाद किसी को भी यहां पर अव्यवस्था फैलाने की परमिशन नहीं होगी, जिसको देखते हुए पुलिस चप्पे चप्पे पर आजमगढ़ में उसकी मौजूदगी होगी। त्रिकोणीय लड़ाई है आजमगढ़ की, लिहाजा ये दिलचस्प चुनाव हो गया है आजमगढ़ का, जहां पे अखिलेश यादव के साथ साथ बीजेपी के लिए भी साख की लड़ाई है। हालांकि इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने, लेकिन अब वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग परसेंटेज आजमगढ़ का बेटर था रामपुर के मुकाबले, तो माना यह जा रहा है कि चूंकि वोटिंग परसेंटेज ठीक था, संतोषजनक था, लिहाजा जो मतगणना होगी उसको भी लेकर के जो लोगों का उत्साह है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से अनामिका बने रहे हमारे साथ। रामपुर से विशाल भी जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, रामपुर का हाल भी जान लेते हैं। विशाल, जिस दिन वोटिंग हो रही थी समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए कि उनके वोटर्स को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, वोट परसेंटेज भी कम, और इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं रामपुर में? अब जब मतदान खत्म हो चुका है तो प्रशासन की तैयारी कैसी है और रामपुर के लोगों के बीच किस तरह की चर्चा हो रही है, ये बताएं।
जी बिल्कुल, देखिए रामपुर में जो जिस तरह का वोट परसेंट हुआ है उससे यही लगता है कि दोनों सपा और भाजपा दोनों ही प्रत्याशियों के बीच जो है वो कांटे की टक्कर है। ये कहना बिल्कुल भी मतलब किसी भी पार्टी के लिए कहना मतलब गलत होगा कि हम जीत रहे हैं। और ये जो चुनाव है ये सपा प्रत्याशी आसिम राजा और भाजपा के जो है घनश्याम सिंह लोधी उनके बीच चुनाव नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में आजम खान ने खुद जनसभा में कहा है कि मेरे मुंह पर काली मत बांध देना। मतलब ये कि आजम खान का मतलब ये चुनाव है। वहीं भाजपा की तरफ से देखा जाए कई मंत्री रामपुर में रहे, डिप्टी सीएम ने खुद 2 जनसभाएं की, सीएम योगी ने 2 जनसभाएं की। तो इसका मतलब ये कि ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव परिणाम है, ये चुनाव प्रदेश सरकार और आजम खान के बीच का चुनाव है। और ये चुनाव कल ये निर्णय तय करेगा कि इसमें प्रदेश सरकार जीतती है या रामपुर के कद्दावर नेता, सपा के कद्दावर नेता आजम खान जीतते हैं। बिल्कुल विशाल, लेकिन यहाँ पर इस तरह से भी आप देख सकते हैं और देखा जा सकता है, कई जानकारों ने भी इस बात का जिक्र किया कि एक तरफ आजम खान है, उनके करीबी आसिम रजा हैं, तो दूसरी तरफ घनश्याम लोधी है, वो भी कभी आजम खान के करीबी रहे थे और इसका फायदा भी उन्हें मिल सकता है। हर तरफ आजम ही आजम छाए हुए रामपुर में, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो या बीजेपी से हो। बिल्कुल, हर तरफ जो जहां भी देखो, क्योंकि आज घनश्याम सिंह लोधी हैं, वो विधानसभा से पहले ही क्या कहते हैं वहां भाजपा में उन्होंने ज्वाइन करी थी, तो एक तरह से वो भी आजम खान के करीब, क्योंकि 12 साल वो समाजवादी में रहे, तो 12 साल समाजवादी का मतलब है कि समाजवादी का भी वोट उनको कुछ ना कुछ जो उनसे संपैथिक है वो उनको मिला होगा। तो भाई अगर आसिम रजा की बात करें, आसिम रजा शहर के नगर सपा के नगर अध्यक्ष है, आजम खान के बहुत करीबी हैं, तो इस तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं इसका भी फायदा उनको हो सकता है। भाई मतगणना की बात करें तो 400 करीब जवान जो है पैरामिलिट्री फोर्स के वो मतगणना में लगाए गए हैं। मतगणना बहुत ही मतलब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं आसिम रजा जो सपा प्रत्याशी, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो मुरादाबाद के मंडल आयुक्त हैं, जो आंजने कुमार सिंह, जो पहले रामपुर में डीएम रहे थे, कि बाहर के अधिकारियों का जो है उस दिन प्रवेश जो है वो रामपुर में नहीं आए, कहीं ना कहीं वो उस चुनाव को जो उस मतगणना को जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। ये भी उन्होंने आरोप लगाया। तो पहले वोटिंग के दौरान शिकायत और अब डर मतगणना को लेकर भी है। आजमगढ़ में अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, यहां पर भी शिकायतें कुछ समाजवादी पार्टी की ओर से रखी गई कि कई जगहों पर वोटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, वोटर्स को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने भी कहा कि कोई सबूत हो तो आप सामने रखें। और अब जब मतगणना होनी है तो क्या ऐसा लगता है कि उसे लेकर भी कुछ शिकायत हो सकती है? और देखिए ये दोनों ही जिले संवेदनशील हैं और समाजवादी पार्टी बीजेपी के बीच टक्कर है। तो हमने ये भी देखा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ मामलों में अग्रेसिव हो जाते हैं। हालांकि 23 जून को जब वोटिंग हो रही थी उस वक्त भी चाहे रामपुर हो या फिर आजमगढ़ हो, हालांकि रामपुर को लेकर शिकायत ज्यादा की गई थी, लेकिन आजमगढ़ को भी मेंशन किया गया था कि आजमगढ़ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे वोटर्स घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, पोलिंग स्टेशन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसकी शिकायत बाकायदे समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में भी की थी। लेकिन चूंकि वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब बारी अंतिम परिणाम की है, अब बारी काउंटिंग की है और काउंटिंग को लेकर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा सजग हैं, अलर्ट है। हालांकि धर्मेंद्र यादव को लेकर कहा जा रहा है कि वो फिलहाल आजमगढ़ में नहीं, लेकिन काउंटिंग के मौके पर पहुंच जाएंगे वो। ऐसे में समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या फिर बीजेपी, तीनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसी के जरिए ये माना जाएगा कि 2024 को लेकर तैयारी क्या है आजमगढ़ को लेकर। आजमगढ़ जो कि पूर्वांचल का एपिक सेंटर माना जाता है क्योंकि संदेश बढ़ा जाता है यहाँ से। समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद जरूर है यहाँ पे 10 विधायकों के बलबूते, लेकिन बीजेपी बिल्कुल अनामिका, हम देखते हैं इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहते हैं, चाहे वो आजमगढ़ हो या फिर रामपुर हो। लेकिन जब बात फाइट होती है चौतरफा, तब वहां पर बीजेपी कामयाब होने में कई बार सफल रही है, जीतने में कई बार सफल रही है। लेकिन जब सीधी सीधी फाइट होती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाती है। क्या गुड्डू जमाली की मौजूदगी बीजेपी के फेवर में जाएगी या गुड्डू जमाली जैसा दावे कर रहे हैं कि बीजेपी और एसपी देखती रह जाएगी, बीएसपी जीत जाएगी? ऐसे कुछ संभावना भी दिख रही है क्या? लोगों के मन में क्या चल रहा है? लोगों के बीच किस तरह की चर्चा हो रही है? और देखिए गुड्डू जमाली वो शख्स है जिन्होंने आजमगढ़ के चुनाव को ज्यादा दिलचस्प बना दिया, त्रिकोणीय मुकाबला ला दिया। यहाँ पे गुड्डू जमाली के साथ कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। गुड्डू जमाली यहीं के लोकल रहने वाले हैं, यहीं के मुबारकपुर से विधायक रह चुके हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती के करीबी हैं और ये ऐसे नेता हैं जो बसपा छोड़ के AIM भी गए, उसके बाद चुनाव के बाद फिर वापसी भी हो गई। हालांकि आमतौर पर बीएसपी में ऐसा होता नहीं, लेकिन गुड्डू जमाली का खुद का व्यक्तित्व ही है और उनकी लीडरशिप ही है जिसकी वजह से बसपा में उनकी वापसी हो गई और उनको टिकट भी दे दिया गया आजमगढ़ का। मुबारकपुर में गुड्डू जमाली जो है मुस्लिम मतदाताओं में अच्छी पैठ रखते हैं, काफी पैसे वाले माने जाते हैं क्षेत्र में और कहा जाता है कि वो हर मौके पर लोगों के लिए खड़े रहते हैं, काफी
मदद पहुंचाते हैं। मुस्लिम चूंकि नेता है वो, लिहाजा आजमगढ़ जो कि मुस्लिमों का के लिए ज्यादा संख्या यहाँ पे उनकी है, तो ये माना जा रहा है कि ये खतरा बीजेपी को ना होकर के समाजवादी पार्टी को है, क्योंकि जब यहाँ के वोट बटेंगे और कटेंगे तो वो बसपा के खेमे में जाएंगे। और शायद यही वजह है कि इस आधार पर गुड्डू जमाली ये कह रहे हैं कि उन्हें वोट कटवा मत कहिए आप, उन्हें वोट काटने वाला मत कहिए आप, ये कहिए कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी देखते रह जाएंगी और बसपा की सीट निकाले जाएगी। और बीएसपी की ओर से, गुड्डू जमाली की ओर से बार बार यही बात कही जा रही है कि मैं घर का हूं, मैं आजमगढ़ का हूं, बाहरी और भीतरी की बात वो कर रहे हैं। और दिनेश लाल यादव निरहुआ भी यही कह रहे हैं कि जब से वो आजमगढ़ आए हैं तो आजमगढ़ में ही बस गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया कि जिस तरह से गोरखपुर में सांसद रवि किशन अब वहीं पर रहते हैं, बहुत कम वक्त होता है कि मुंबई और कहीं और जाते हैं, तो दिनेश लाल यादव निरहुआ भी यही रहेंगे, आप लोगों का काम करेंगे। तो ये उदाहरण भी उन्होंने दिया। चलिए, वोटिंग तो हो चुकी है, कल नतीजे आने हैं जिसकी तैयारी आप लोगों ने भी कर ली है, प्रशासन ने भी कर ली है और हमने भी कर ली है कि जनता को एक एक खबर हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, सबसे पहले सबसे सटीक। धन्यवाद इस वक्त आप दोनों का पूरी बातचीत के लिए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर कानपुर से है, जहां पर मुस्लिम कार्यकर्ता की पिटाई की खबर आ रही है। बीजेपी से जुड़ने पर मुस्लिम कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है। मलिक फैजल ने यह धमकी का आरोप लगाया है, विशेष समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। मुस्लिम कार्यकर्ता की पिटाई, बीजेपी से जुड़े होने की वजह से मुस्लिम कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है। मलिक फैजल जो कि ये आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने मामला भी दर्ज करवाया है। 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। विशेष समुदाय के लोगों पर मारपीट का उन्होंने आरोप लगाया है। टारगेट था कि हम भाजपा से, उनका नाम मुंबक है, जिसने मारा और दाढ़ी को मेरी टारगेट किया कि तेरी दाढ़ी काट देंगे, क्या दाढ़ी रखा करके भाजपा में रहना अगर गुनाह है तो मुझे तुरंत बाहर किया जाना चाहिए भाजपा से और मेरा पद छीन लेना चाहिए। और नहीं तो ऐसे लोगों को उनको इतना एहसास करा देना चाहिए कि अगर भाजपा के पदाधिकारी पे हाथ उठाए तो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पे हाथ उठाए। तो आप क्या अपील करेंगे योगी जी, मोदी जी? मैं चाहूँगा कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे हक में इंसाफ। रेल बाजार में कल एक लड़ाई झगड़ा एक आज़ाद पार्क करके है फैसलगंज में, वहाँ पे एक व्यक्ति हैं फैसल मलिक करके, जिनका कहना है कि पार्क रख रखा है वो करते हैं और घास वगैरह लगाई थी, पानी डाला हुआ। तो वहाँ पे कुछ लड़के जो फुटबॉल खेलने आए थे उसके लिए वहाँ पे उन्होंने मना किया, तो उस पर वाद विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। हमने फैसल मलिक की तरफ से जो एक तहरीर प्राप्त हुई उस पर तत्काल ही हम लोगों ने FIR भी लिख ली। इसमें 4 लोग नामजद हैं, मुंबक, बसर, शिरान और सैफ करके, जिनके हम लोग विवेचना प्रचलित है और जो आखिरी में विधिक कार्रवाई वो की जाए। गुजरात दंगों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए। बीजेपी सरकार पर जो धब्बा लगा वो धुल गया है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने झूठे आरोपों को विष की तरह पी लिया और लंबी लड़ाई लड़ी। अमित शाह ने कहा कि मैंने पीएम मोदी के दर्द को नजदीक से देखा। शाह ने यह भी कहा कि दंगा रोकने के लिए लेट लतीफी नहीं की गई थी। आज मैं आपको सत्य बताता हूं, SIT का ऑर्डर कोर्ट का नहीं था। एक NGO ने SIT की मांग करी, कोर्ट ने फॉर सेक ऑफ आस्किंग हमारे लॉयर को पूछा। हमारे लॉयर ने कहा मुझे इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे। लंच आवर के बाद फिर से कोर्ट बैठी। हमारी सरकार ने कह दिया कि हमें कुछ छुपाना ही नहीं, तो SIT बने, हमें क्या आपत्ति है। इट वॉज कंसेंटेड डिसीजन। गुजरात सरकार की रिकॉर्ड पर कंसेंट है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी लिखा है कि NGO की मांग थी, गुजरात सरकार ने कंसेंट दी है। हम बहस कर सकते थे, मगर क्यों करें, क्योंकि हमें कुछ छिपाना ही नहीं था। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। सिर्फ आरोप लगे थे क्या? दंगे हुए तो थे ना। आरोप क्या था? दंगे मोटिवेटेड थे। दंगों में राज्य सरकार का हाथ था, दंगों में मुख्यमंत्री का हाथ था, यहां तक भी कह गए। आरोप यह था, दंगे से कौन इनकार कर रहा है? देश में दंगे कई जगह पे हुए हैं। तो क्या उन दिनों में आप भी थे वहां पर? तो उन दिनों में क्या पुलिस जो है, जो कहते हैं कि पुलिस
कुछ कर नहीं पाई। जो कुछ ऑफिशियल्स थे वो दे वर नॉट एबल टू डू मच। और बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ पॉलिटिकल जो व्यू था, इस वजह से ना तो पॉलिटिकल ना तो ब्यूरोक्रेसी ना ही पुलिस इतना कर पाई रोकने के लिए, दंगे रोकने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, ये त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकिया जाफरी की याचिका खारिज होने पर नोएडा से बीजेपी एमएलए पंकज सिंह ने कहा कि सारा मुद्दा पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, जनता हमेशा से पीएम मोदी के साथ थी। देखिए, ये तो सभी लोग जानते थे और ये सारा मुद्दा पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और कुछ संस्थाएं, कुछ एनजीओज, वह कुछ पॉलिटिकल उस समय के जो कांग्रेस के नेता या विपक्ष जो उस समय था, या जो लोग उस समय सत्ता में थे, कांग्रेस और अन्य दल, वो सभी लोग मिलकर इस मुद्दे को उठाया करते थे। लेकिन जनता ने कभी इसको गंभीर माना नहीं, क्योंकि वो हमेशा नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किए थे। गुजरात की जनता